हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा एमसीक्यू सीरीज थी जो हमने जीएस पे स्टार्ट करी थी, जो कि आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर का एक पार्ट है। तो इसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं मेडिवल हिस्ट्री के। सॉरी, हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 4 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए। देन मेडिवल हिस्ट्री के हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। एंड उसमें जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज थे। आज जो है इसका सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम मुगल एरा पे जो आपके मेडिवल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। पहला सवाल ओब्वियसली आपको पता होना चाहिए, मुगल जो एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसका फाउंडर कौन था। हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब, बताओ। सो ये हम सबको पता होना चाहिए, इट इज बेसिकली बाबर। Babur was the founder of Mughal Empire in India and he was a descendant of Taimur and Genghis Khan। तो अगर हम देखेंगे जो फादर साइड से था, इट वाज फादर साइड से तैमूर का डिसेंडेंट था एंड मदर साइड से जंगीज खान का। ठीक है। सो फादर साइड से बाबर वाज फ्रॉम तैमूर, डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, एंड फ्रॉम मदर साइड ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ जंगीज खान। ठीक है। एंड मुगल एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था? 1526 में, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें जो इब्राहिम लोदी होते हैं, जो लोदी डायनास्टी से होते हैं, उनको हराते हैं कौन? बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट जो आप नोट करेंगे, थोड़ी बहुत सीक्वेंस है जो लड़ाइयाँ हुई थी उन सालों में 1526, 27, 28, 29 में, वो आप खास ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे। जैसा कि 1526 देखो, पहले होती है बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होती है। देन 1527 में क्या होता है? बैटल ऑफ खानवा, इंपॉर्टेंट है। और ये बैटल ऑफ खानवा किन किन के दरमियान होते हैं? राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड बाबर। ये चारों के चारों जो बैटल्स होते हैं बाबर और बाकी जो डायनास्टी से जो बंदे होते हैं उनके दरमियान होती थी। ठीक है। 1527। देन वी हैव 1528। 1528 में होती है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी, इट वाज बिटवीन बाबर एंड मदीनी रॉय। ठीक है। दीज आर द थ्री बैटल्स। देन इन 1529, आई होप आपने नोट किया होगा, इन 1529 देयर वाज अ बैटल ऑफ गागरा। ठीक है। बैटल ऑफ गागरा, इट वाज बिटवीन महमूद लोदी एंड बाबर। तो मे बी ये भी सवाल आ सकता है, जो चार बैटल्स हैं इनकी आपको हायरार्किकल या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वहां पे आपको सीक्वेंस आपको ये अरेंज करना होगा, तो ये भी आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट चारों के चारों बैटल है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 व्हिच वाज बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है जी। देन उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है बिटवीन राणा संगा एंड बाबर। देन 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होती है बिटवीन मदीनी रॉय एंड बाबर। देन 1529 में बैटल ऑफ गागरा होती है बिटवीन महमूद लोदी एंड बाबर। तो ये चारों के चारों बैटल्स आपको याद रखने हैं। देन विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। जो मनसबदारी सिस्टम था, किस मुगल एम्पायर ने उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, बताओ। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। सो इट वाज अकबर। तो अकबर ने बेसिकली जो है मनसबदारी सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब जो मनसब comes from the word mansabdari comes from the word mansab which means रैंक या पोजीशन। ठीक है। स्टेटस। तो इसका मतलब क्या था कि जो मिलिट्री और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको क्लासिफाई करना इनटू रैंक्स, एंश्योरिंग एफिशिएंट गवर्नमेंट। मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे, उनको जो ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं उसको, रैंक उनको देना, उनको पोजीशन देना, उनको स्टेटस देना, एक हायरार्की में उनको
अरेंज करना, ठीक है, सो दैट कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो वो स्मूथली रन हो, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मनसब, जिसका मतलब है रैंक। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या था? बताओ, अभी हमने पढ़ा ट्रेड रेगुलेशन, ट्रेड का तो इसका कोई वास्ता है ही नहीं। देन वी हैव टैक्स, टैक्स कलेक्शन, इसका कोई वास्ता है ही नहीं। रिलीजियस के साथ कोई लेना देना है नहीं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस क्या था मनसबदारी सिस्टम का? जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मिलिट्री जनरल्स थे, उनको एक हायरार्की में लाना, सो दैट कि एक सप्लाई ऑफ ट्रूप्स जो एम्पायर को वो एक स्टेडी हो, स्मूथ हो, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम इट इज रिलेटेड टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर एबॉलिशड द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स? नॉन मुस्लिम्स पे जो जिजिया टैक्स लगता था वो किस एम्पायर ने उसको एबॉलिश किया, उसको खत्म किया? बताओ, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? सो इट वाज अकबर, बिकॉज अकबर जो था ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट लीडर। तो इसने क्या किया, जो जिजिया था वो एबॉलिश किया, बोला कि जो नॉन मुस्लिम है उनको कोई टैक्स नहीं देना है। इससे क्या होगा? इससे जो हारमोनी होगी, भाईचारा होगा, वो प्रमोट हो जाएगा। सो अकबर वाज द वन जिसने जिजिया टैक्स जो था नॉन मुस्लिम पे लगता था वो इसने खत्म किया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ सिंक्रेटिक रिलीजन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर? अकबर ने एक अपने आप में एक रिलीजन बनाया था, एक यू नो एक दीन बनाया था, एक मजहब बनाया था, उसका नाम क्या था? दीन इलाही, सुन्नी कुल, सिखिज्म या ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म? बताओ। सो इट वाज दीन इलाही, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिलीजन था जो अकबर ने खुद से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था दीन इलाही। इसने बहुत सारे जो रिलीजन थे उनको मर्ज किया, वहां पे जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उसने उसको एक ही मजहब में मर्ज किया और उसका नाम रखा दीन इलाही, ठीक है। विच मुगल एम्पायर री इम्पोज द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स? अब अकबर ने जिजिया टैक्स को खत्म किया था, बट फिर एक और मुगल एम्पायर आ गया जिसने जिजिया टैक्स को फिर से लागू किया। उनका नाम क्या था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? सो ही वाज औरंगजेब। सो औरंगजेब जैसे कि अकबर था वो इसका मतलब अपोजिट था। जैसे कि अकबर टॉलरेंट लीडर था, औरंगजेब थी ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स रूलर। तो उनने क्या किया, जो जिजिया टैक्स था फिर से रीइंपोज किया नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है। जो अकबर का जो अर्लियर डिसीजन था उसको रिवर्स किया, ठीक है। जैसे कि अकबर टॉलरेंट लीडर थे, जो औरंगजेब थे ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स रूलर, ठीक है। तो इसने जिजिया टैक्स को फिर से इम्पोज किया नॉन मुस्लिम्स पे। नेक्स्ट क्या है? औरंगजेब रीन वाज मार्क्ड बाय, औरंगजेब के रीन में क्या हुआ था, दौरे हुकूमत में क्या हुआ था? एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, बोथ ए एंड बी या डिक्लाइन ऑफ एम्पायर? बताओ। तो अगर हम देखेंगे तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। उनके दौरे हुकूमत में एक तो एम्पायर था वो भी एक्सपैंड हुआ, ठीक है, बट he also faced criticism because he was a very conservative ruler and religious orthodox ruler थे वो। तो बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स से भी उनके दौरे हुकूमत में बड़ी थी एंड एक्सपेंशन भी हुआ था मुगल एम्पायर। दोनों चीजें जो है बोथ ए एंड बी आर राइट आंसर। विच मुगल एम्पायर बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी? बताओ, किसने जो है फतेहपुर सिकरी को बिल्ड किया? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सो ही वाज अकबर। सो अकबर वाज द वन जिसने फतेहपुर सिकरी को he constructed Fatehpur Sikri as his capital, showcasing architectural brilliance, though it was later abandoned, ठीक है। अबैंडन इसको किया गया, बट पहले जो है इसको एक कैपिटल माना गया था फतेहपुर, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। सिटी ऑफ विक्ट्री इसको कहा जाता है, तो अकबर ने इसको बिल्ड किया था। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन। अब अभी हम पहले सवाल में मैंने आपको सारे के सारे बैटल्स का बताया था, इनका आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। जो बैटल ऑफ खानवा था वो किन के दरमियान हुई थी? बताओ, अभी हम पढ़ रहे थे। सो इट वाज बिटवीन ऑप्शन नंबर बी, बाबर एंड राणा संगा, जो कि 1527 में हुई थी। बाबर ने राणा संगा को डिफीट किया एट बैटल ऑफ खानवा, कंसोलिडेटिंग मुगल पावर इन इंडिया। तो ये हम चारों के चारों बैटल हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो बाबर एंड राणा संगा के दरमियान क्या हुआ था? बैटल ऑफ खानवा।
नेक्स्ट क्या है, विच मुगल एम्पायर फेस्ड रेबिलियन फ्रॉम हिज सन लीडिंग टू वॉर ऑफ सक्सेशन। कौन सा मुगल एम्पायर ऐसा था जिसके बेटे ने ही उसके खिलाफ एक रेबिलियन स्टार्ट करी थी एंड जिससे कि एक बहुत वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, बताओ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है, वो मैंने एक्सप्लेनेशन के जरिए सॉल्व किया है, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। देखो जब शाहजहां है वह जो जहांगीर के दौर में भी जहांगीर को भी अपने बेटे ने खुसरो मिर्जा ने एक रेबिलियन स्टार्ट करी थी, बट ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत छोटा था, ठीक है। इसके बाद जो ये कोई फुल स्केल ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत उसने रेबिलियन स्टार्ट करी थी अपने फादर के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, बट वो जो रेबिलियन थी उसको सुप्रेस किया गया, उसको दबाया गया एंड ही वाज फाइनली कैप्चर्ड एंड पनिश, उसको सजा भी मिली, ठीक है। तो ये एक स्विफ्ट एक्शन थी, बट जो असल में जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था वो शाहजहां के जो जब वो बीमार हुए थे 1657 में, उनके जो बेटे थे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद, तो इनके दरमियान बिल्कुल एक वार ऑफ सक्सेशन हुआ कि कौन सा अब कुर्सी संभालेगा, कौन अब जो है रूलर बनेगा। तो ये एक फुल फ्लेज वार ऑफ सक्सेशन हुआ था इन कब, जो शाहजहां के जो बेटे थे उनके दरमियान, ठीक है। सीजिंग द थ्रोन आप देख सकते हैं। तो टर्म वॉर ऑफ सक्सेशन जब भी होगा तो वो रिलेट होगा शाहजहां से। तो जहांगीर को भी एक रेबिलियन का सामना करना पड़ा, बट दैट वाज अ वेरी ब्रीफ, वो एक स्विफ्ट एक्शन थी, वो वार ऑफ सक्सेशन नहीं था। तो वार ऑफ सक्सेशन किनको कहा गया था, जब शाहजहां के बेटों ने एक लड़ाई लड़ी कि कौन जो है अब रूलर बनेगा। फाइनली फिर जो है औरंगजेब कामयाब होते हैं और औरंगजेब फिर जो है नए रूलर बन जाते हैं। Who was the Mughal Empire during नादिर शाह इन्वेजन इन 1739? नादिर शाह का एक इन्वेजन हुआ था 1739 में, उस टाइम जो मुगल एम्पायर कौन थे? बहादुर शाह फर्स्ट, महमूद शाह, आलमगीर सेकंड या शाह आलम सेकंड, बताओ। सो इट वाज महमूद शाह। सो महमूद शाह वाज अ मुगल एम्पायर व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739, ठीक है। नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली लीडिंग टू सिग्निफिकेंट प्लंडर इंक्लूडिंग पीकॉक थ्रोन, ठीक है। कहने का मतलब है जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था तब कौन रूलर थे? महमूद शाह। Which Mughal emperor was known as जिंदा पीर, a living saint due to his pious lifestyle, बताओ। जिंदा पीर किनको कहा जाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इट वाज औरंगजेब। तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर बिकॉज ऑफ हिज डिवोट इस्लामिक लाइफस्टाइल एम्फसाइजिंग सिंपलिसिटी एंड पीर। और इनको एक और नाम कहा जाता है आलमगीर, ठीक है। आलमगीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है और जिंदा पीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड नेवी? नेवी को किस मुगल एम्पायर ने पहली बार एस्टैब्लिश किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बताओ। सो इट वाज अकबर। अकबर ने ही पहले एक नेवी स्टार्ट करी थी क्योंकि उनको पता था नेवल पावर का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड ही इनिशिएटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल नेवी टू सिक्योर कोस्टल रीजन्स एंड एनहांस ट्रेड, ठीक है। सो नेवी को किसने एस्टैब्लिश किया था? अकबर ने। नेक्स्ट, द रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर नोन एज आईन दहसाला वाज डेवलप्ड बाय, बताओ। एक रेवेन्यू सिस्टम था जो अकबर ने डेवलप किया था, सॉरी किसने डेवलप किया था? इट वाज बेसिकली अकबर। नहीं, टोडर माल ने बेसिकली इसको डेवलप किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था? अकबर। अकबर जो थे ही वाज अ रूलर एट दैट, देखो समझो बात को, अकबर वाज अ रूलर एट दैट टाइम एंड टोडर माल ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर तो इंट्रोड्यूस अकबर ने किया था, तो ओबियसली प्लान जो था, डिवाइस जो प्लान किया था वो टोडर माल ने ही किया था। क्या आईने 10 साल, ये क्या था? एक रेवेन्यू सेटलमेंट था, रेवेन्यू सिस्टम था या रेवेन्यू सेटलमेंट था, जिसमें कि जो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट थी पिछले 10 सालों में जो इनका एवरेज क्रॉप था या एवरेज यील्ड था उसको एसेस करना, ये बेसिकली इसका मकसद था। किसका? आईने 10 साल। तो ये भी आ सकता है कि आईने 10 साल क्या है, तो इट इज बेसिकली रेवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू सेटलमेंट। रेवेन्यू सेटलमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है? इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म सोबा रेफर टू, सोबा का मतलब क्या है जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में होता था? प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज या सिटी? सो इट वाज प्रोविंस। देखो सोबा जो है इसको प्रोविंस कहा जाता है।
सोबा को क्या कहा जाता था, प्रोविंस को क्या कहा जाता था, सोबा कहा जाता था। अब ये जो एम्पायर था इसने इसको बहुत सारे प्रोविंसेस में, बहुत सारे सूबों में इसको डिवाइड किया था, ताकि जो और हर किसी सूबे को एक बंदा गवर्न करता था जिसको कहा जाता था सूबेदार, ठीक है, ताकि एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जैसा कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे भी हमारा जम्मू प्रोविंस अलग है और कश्मीर प्रोविंस अलग है, तो इसको भी दो प्रोविंस में डिवाइड किया गया, ठीक है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथ बने, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं जम्मू सूबा एंड कश्मीर सूबा, ठीक है। तब भी ऐसे ही सूबों में डिवाइड होता था एम्पायर, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से रन हो। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट वाज, जो मुगल कोर्ट था इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, हिंदी, पर्शियन, अरेबिक, उर्दू। सो इट वाज पर्शियन, सो पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। आप देख सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द मुगल एरा, इन्फ्लुएंसिंग आर्ट, लिटरेचर एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो क्या ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल कोर्ट की, पर्शियन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स गिवन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस वर कॉल्ड। मुगल इरा के दौरान एक रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स दिया करते थे चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मदद माश। मदद माश वायर रेवेन्यू फ्री ग्रांट जो कुछ लोगों को दिए जाते थे, जैसा कि स्कॉलर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, या बाकी जितने भी डिजर्विंग इंडिविजुअल्स थे, नीडी लोग थे, उनको दिया जाता था रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट, जिसमें जो लैंड होता था उस पर कोई रेवेन्यू फ्री का मतलब होता है कोई टैक्स नहीं होता था उस पर, ठीक है। सो दीज वेयर, क्योंकि ये जो स्कॉलर्स थे कुछ सर्विस प्रोवाइड करते थे, इसके बदले में इनको ये रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था। तो किनको, स्कॉलर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, या बाकी जितने भी नीडी लोग थे उनको ये दिया जाता था। इसका नाम था मदद माश। देन क्लास ऑफ ट्रेडर्स हु स्पेशलाइज्ड इन कैरिंग बल्क गुड्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज नोन एज। एक ट्रेडर्स हुआ करते थे जो कि बल्क, बहुत सारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेते थे, उनको क्या कहा जाता था, बताओ। सो दे वर कॉल्ड बंजारा। सो बंजारास वर द क्लास ऑफ ट्रेडर्स जो क्या करते थे, दे वर नोमैडिक ट्रेडर्स, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने, जैसा कि ग्रेन्स है, साल्ट है, बाकी जितने भी चीजें होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना, ये किनका काम होता था, बंजारास का काम होता था, ठीक है। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर कमिशनड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल को किसने बनाया ये आप सबको पता होगा। सो इट वाज शाहजहां। शाहजहां, कभी कभार ये इजी टाइप सवाल भी आते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। तो ताजमहल फॉर हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल सिंबलाइजिंग इटर्नल लव। तो किसने कमीशन किया था ताजमहल को, शाहजहां ने। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुगल एम्पायर। अब कुछ आर्किटेक्चर की हम बात करें, कुछ जो मोन्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट, तो उन पे जो है ये एमसीक्यूज है। स्टार्टिंग में रूलर्स पे थे, ठीक है। तो रेड फोर्ट जो है किसने बनाया, ये भी शाहजहां ने ही बनाया। सर्विंग एज अ मेन रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर्स एंड सिंबल ऑफ मुगल आर्किटेक्चरल ग्रैंडवर, ठीक है। तो रेड फोर्ट किसने बनाया, शाहजहां ने। विच मुगल एम्पायर इज क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ जामे मस्जिद इन दिल्ली। अब जामे मस्जिद को किसने बनाया बताओ, तो जामे मस्जिद को भी शाहजहां ने ही बनाया। दैट इज द रीजन, जो शाहजहां थे इनको जो है, इनके दौरे हुकूमत में जो मुगल आर्किटेक्चर था वो एट पीक था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ठीक है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स इन इंडिया है। तो ये भी क्या, जो जामे मस्जिद है ये भी शाहजहां ने बनाई थी। नेक्स्ट क्या है, विच मुगल एम्पायर्स रीन इज ऑफन रेफर्ड टू एज गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। किस मुगल एम्पायर को हम बोलते हैं कि उसके दौर में जो मुगल आर्किटेक्चर था उसको गोल्डन एज माना जाता है, मतलब उसमें जो मुगल आर्किटेक्चर था बहुत पीक पे था। इट वॉज शाहजहां, अभी हम बात कर रहे थे, शाहजहां के टाइम को ही बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, क्योंकि उनके दरमियान, उनके दौरान बहुत सारे जो आइकनिक स्ट्रक्चर्स थे वो कंस्ट्रक्ट हुए थे, जैसा कि ताजमहल, रेड फोर्ट, जामिया मस्जिद, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि तब जो मुगल आर्किटेक्चर था बिल्कुल पीक पे था। नेक्स्ट, द मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल इज अ ब्लेंड ऑफ विच टू प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस। जो मुगल आर्किटेक्ट होता था इनमें दो चीजों का इन्फ्लुएंस था, बताओ, दो स्टाइल्स का इन्फ्लुएंस था। इट वॉज पर्शियन एंड इंडियन, तो दोनों का मिक्स था क्या, मुगल आर्किटेक्चर वॉज द मिक्स ऑफ दीज टू स्टाइल्स, पर्शियन एंड इंडियन।
आप देख सकते हैं, एंड द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच मुगल मॉन्यूमेंट इज नोन फॉर इट इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ व्हाइट मार्बल एंड इंट्रिकेट पेट्रा डोरा इनले वर्क। बताओ किसमें जो है, कौन जाना जाता है किसमें जो एक्सटेंसिव व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है। सो इट इज बेसिकली ताजमहल। ठीक है, ताजमहल इट इज रिनाउंड कि इसमें जो है व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है, एंड इंट्रिकेट पेट्रा डूरा जो सिटीन इनले स्टोन जो का जो इनले होता था वो इसमें था, एंड इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है जो आपको पता होगा। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर कश्मीर। जो शालीमार बाग था वो किसने बनाया था, आपको ये भी पता होगा, बताओ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो इट वाज जहांगीर। तो जहांगीर ने जो है शालीमार बाग बनाया था श्रीनगर में, रिफ्लेक्टिंग हिज डीप एप्रिसिएशन फॉर नेचर एंड मुगल ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग एक्सक्यूजिट गार्डन्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर्स रीन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो किसके दौरे हुकूमत में ये कहा जाता है कि उसके दौरे हुकूमत में जो मुगल आर्किटेक्चर था उसका डिक्लाइन आ गया, बताओ। सो इट वाज बेसिकली औरंगजेब। तो औरंगजेब के दौर हुकूमत में ये कहा जाता है कि जो मुगल आर्किटेक्चर था उसका डिक्लाइन आ गया, क्योंकि जो औरंगजेब थे ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। वो इन आर्ट्स में और आर्किटेक्चर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे, जिससे कि जो जो वो प्रोजेक्ट्स थे वो कम हो गए, एंड दिस शिफ्ट रिजल्टेड इन अ नोटिसेबल डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क ड्यूरिंग हिज रूल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम में जो डिक्लाइन था मुगल आर्किटेक्चर था वो स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, विच इवेंट इज कंसिडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब इसमें से कौन सा इवेंट को ये माना जाता है कि इसके बाद जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। डेथ ऑफ अकबर, डेथ ऑफ औरंगजेब, बैटल ऑफ प्लासी या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बताओ। सो इट वाज डेथ ऑफ औरंगजेब जो 1707 में हुई थी। ये माना जाता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट था जब से जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद जो रूलर थे बिल्कुल वो एफिशिएंट नहीं थे, दे लैक्ड द अथॉरिटी, दे लैक्ड द कॉम्पिटेंस। तो औरंगजेब इज कॉल्ड द लास्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। विच फॉरेन इन्वेजन सिग्निफिकेंटली weakened द मुगल एम्पायर इन 18th सेंचुरी। कौन सा जो इवेंट है जिससे मुगल एम्पायर जो है तो वीकन हुआ था 18th सेंचुरी में। सो इट वाज बेसिकली इन्वेजन में नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह इन्वेड करते हैं, एंड इट वाज द फर्स्ट सच इवेंट जिससे कि जो मुगल एम्पायर था वो उसको एक ब्लो मिला, एक वीकन हुआ वो। ठीक है, leading to the sacking of Delhi and plundering of immense wealth, including Peacock Throne, thereby exposing the empire's vulnerabilities। तो इसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आते हैं, तो वो भी एक सेटबैक होता है मुगल एम्पायर को। दीज वर द टू इवेंट्स। पहले हालांकि पहला इवेंट नादिर शाह का था, फिर जो है अहमद शाह अब्दाली का था। ठीक है, आप जो है वीडियो में बने रहेंगे, हम लास्ट में कुछ बैटल्स पढ़ेंगे जिसकी आप सीक्वेंस भी याद रखेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। Which battle in 1761 marked a significant setback for the Mughal Empire and its allies? तो बताओ, जो बैटल हुई थी 1761 में, इससे मुगल एम्पायर को एक सेटबैक मिला, वो बैटल कौन सी थी? 1761 में कौन सी बैटल हुई थी, बताओ। तो इट वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुई थी, जिससे कि जो मुगल एम्पायर था बिल्कुल उनको एक सेटबैक मिला, वो वीकन हुए, एंड जो अहमद शाह अब्दाली थे उन्होंने मराठास को डिफीट किया, जिससे कि एक पावर वैक्यूम नॉर्दर्न इंडिया में खड़ा हो गया। तो अब हम कुछ सीक्वेंस पढ़ेंगे अब बैटल्स का, कब कौन सी बैटल हुई थी। देखो, आपको यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको याद रखना है। पहला आता है 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी होती है। बैटल ऑफ प्लेसी होती है बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजाउद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला। पहले एक बैटल हुई थी 1757 में जिसको हम बैटल ऑफ प्लेसी बोलते हैं। इट वाज बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। ठीक, उसके बाद अब लिखेंगे 1761
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जिसका हमने अभी पढ़ा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट वाज बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, सो दीज आर द टू बैटल। इसके बाद 1764 में एक बैटल, एक और आई होप आपने नोट किया होगा। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करना, इनको नोट करना। इसके बाद 1764 में 1764 में एक और बैटल होते, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, इट वाज बिटवीन हेक्टर मुनरो एंड शुजाउद्दौला। यहां से तीन फोर्सेस होते हैं, शुजाउद्दौला, देन वी हैव मीर कासिम, देन वी हैव शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों के तीनों बैटल्स आपको याद रखें। शुजाउद्दौला, ही वाज नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला वाज नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध। जो ये थे मीर कासिम, ही वाज नवाब ऑफ बंगाल। और जो शाह आलम थे, ही वाज मुगल अंपायर। तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो चार बैटल्स थी उनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना है। और ये जो तीन बैटल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होनी चाहिए। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which Mughal emperor's reign saw the signing of Treaty of Allahabad marking the beginning of British political influence in India। तो किसके दौर हुकूमत में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी वो साइन हुई थी और इसके बाद जो है ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस यहाँ पे स्टार्ट होता है, बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो इट वाज शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो थी उनके दौर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है इन 1765। जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में स्टार्ट हुई थी, उसके बैटल ऑफ बक्सर के एक साल बाद स्टार्ट हुई थी, जिससे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दीवानी राइट्स मिलते, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के एक राइट्स मिलते। कहाँ पे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। 10 इससे क्या होता है, यहाँ पे ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है। ठीक है, सो दीज वर द 16 जो है 30 एमसीक्यू हमने मुगल इरा पे डिस्कस की, जहाँ पे हमने पहले रूलर्स के बारे में पढ़ा, देन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद डिक्लाइन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज होंगे वो ब्रिटिश का कैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस स्टार्ट होगा उस पर हम लाएंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री पे लाएंगे, देन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है आपको उस पर लाएंगे, और सीक्वेंस पे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। सो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।